दोस्तों क्लास 10th केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है रासायनिक अपक्रियाएं एवं समीकरण। तो आज जो है हम लोग इसको समझेंगे, ठीक है। तो हम लोग जो है आज इस चैप्टर को जो है समझने वाले हैं रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण को। तो आइए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन देखिए, लिखा है रासायनिक अपक्रिया जिसको हम केमिकल रिएक्शन इंग्लिश में बोलते हैं वो क्या होती है। मतलब रासायनिक अपक्रिया क्या होती है। जब एक या अधिक पदार्थ जिसको हम लोग बोलते हैं अभिकारक आपस में क्रिया करके नए पदार्थ या उत्पाद का निर्माण करते हैं। देखिए ये अगर एरो है मान लीजिए, तो इससे पहले जो भी कुछ लिखा रहेगा उसको हम बोलेंगे अभिकारक। मतलब यहाँ पर जो भी पदार्थ रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, अभिकारक बोलेंगे। तो वही यहाँ पर बात बताई जा रही है, एक या अधिक पदार्थ जब यहाँ मिलकर इधर एरो के बाद जो भी कुछ बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, उत्पाद बोलेंगे। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिए। इधर क्या आएगा, अभिकारक आएगा एरो से पहले, और एरो के बाद क्या आएगा, आपका उत्पाद आएगा। तो जब भी एक या एक से अधिक पदार्थ जब आपस में मिलकर एक नया पदार्थ यानी कि उत्पाद बनाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण बोलते हैं। ठीक है, जैसे आप एग्जांपल देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। तो ये मैग्नीशियम और जो ऑक्सीजन लिखा हुआ है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका अभिकारक। ये आपका क्या हो जाएगा, अभिकारक। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलके क्या बना दिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिए। तो यानी कि ये जो बना है वो क्या हो जाएगा, उत्पाद। और इस पूरी चीज़ को क्या बोलेंगे, रासायनिक अपक्रिया बोलेंगे। ठीक है, देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है, मैग्नीशियम को जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, मैग्नीशियम को जब भी जलाया जाएगा तो किसकी उपस्थिति में जलाया जाएगा, ऑक्सीजन। तो वो क्या बना लेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देगा। आइए दूसरा क्या है, लिखा है रासायनिक समीकरण यानी कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है समझते हैं। लिखा है किसी रासायनिक अपक्रिया को संक्षिप्त रूप में प्रतीकों और सूत्रों की सहायता से व्यक्त किया जाता है, इसे हम क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण बोलते हैं। जैसे यहाँ पर ये देखिए आप जो है उसको हम क्या बोलेंगे, रासायनिक समीकरण बोलेंगे। यहाँ पर ये एरो लगा है, एरो से पहले जो भी होगा वो क्या होगा, अभिकारक होगा। इसके बाद जो लिखा जाएगा वो क्या होगा, उत्पाद होगा। यहाँ पे क्या, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अपक्रिया से क्या बनता है, जल बनता है। नेक्स्ट आगे बढ़िए, लिखा है संतुलित रासायनिक समीकरण जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं बैलेंस्ड इक्वेशन। क्या लिखा है, रासायनिक समीकरण को इस प्रकार संतुलित किया जाता है कि अपक्रिया में उपस्थित प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या दोनों ओर समान रहती है। उसको हम क्या बोलते हैं, संतुलित समीकरण बोलते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ये क्या है, संतुलित है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2H2 प्लस O2 बराबर इधर क्या बन गया, 2H2O। ठीक है, 2H2O। तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन 2 बार है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 2 बार है। यहाँ पर हाइड्रोजन कितनी बार हो गया, 4 बार। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन कितनी बार हो गया, 2 दूनी 4 बार। यहाँ पर जो 2 लगा है इसको हटाइए, ये करेक्ट रिएक्शन है। ठीक है, फिर असंतुलित रिएक्शन यहाँ पर देख लीजिए, असंतुलित कैसे बना है, H2 लिखा है, फिर O2 लिखा है, एरो लगा के इधर क्या बना दिया, H2। तो यहाँ पर देखिए H2 तो यहाँ पर बराबर है, बट ऑक्सीजन देखिए यहाँ 2 है लेकिन यहाँ 1 ही है। तो हम इसको बोलेंगे असंतुलित, मतलब अनबैलेंस्ड है। और ये बैलेंस्ड है यानी कि संतुलित है। ठीक है, आगे बढ़िए। क्या लिखा है, रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार इंग्लिश में बोलते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। पहला है संयोजन अपक्रिया। ये जितनी भी रिएक्शन है ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको ध्यान से सुनिए और अच्छे से समझिए। ठीक है, तो संयोजन अपक्रिया को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या लिखा है, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, संयोजन अपक्रिया बोलते हैं। यहाँ पर देखिए क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस जल। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस जल मिल के क्या बना देंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बना देंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। चलिए आइए दूसरा क्या है, विघटन अपक्रिया जिसको हम बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। लिखा है जब कोई बड़ा यौगिक टूटकर 2 या 2 से अधिक सरल पदार्थों में परिवर्तित हो जाता है तो उसको बोलते हैं विघटन अपक्रिया। देखिए संयोजन में क्या हुआ था, 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलते हैं तब एक नया पदार्थ बनता है। जैसे यहाँ पर देखिए 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बना रहे हैं तो उसको संयोजन अपक्रिया बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। लेकिन विघटन में क्या होता है, विघटन में कोई बड़ा यौगिक टूटकर 2 या 2 से अधिक सरल पदार्थ बनाता है, उसको बोलते हैं डीकम्पोजिशन यानी कि विघटन अपक्रिया। तो यहाँ पर देखिए ये एक बड़ा पदार्थ है जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। ये आपका टूट गया है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया है, तो हम इसको बोलेंगे विघटन अपक्रिया यानी डीकम्पोजिशन अपक्रिया। आगे बढ़ते हैं,
लिखा है विस्थापन अपक्रिया। तो विस्थापन अपक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आप इंग्लिश देखिए, ज़रूर सीखते रहिए, आप इसकी नोट्स अच्छे से बना लीजिए ताकि आप इसको रिवाइज करिए और आपका जो भी क्वार्टरली एग्जाम है, हाफ ईयरली है, एनुअल है, प्री बोर्ड है, वो सभी की अच्छे से तैयारी हो जाएगी। आप एक बार पढ़ने के बाद नोट्स बनाइए, बस उसी को बार बार रिवाइज करते रहिए। अगर कुछ ना समझ में आए तो फिर से आप वीडियो देख लीजिए, बस आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। आइए, तो विस्थापन अपक्रिया को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? जब कोई अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को किसी यौगिक से विस्थापित कर देता है तो उसको बोलते हैं विस्थापन अपक्रिया। चलिए समझते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए Zn है, तो Zn प्लस CuSO4, तो CuSO4 आपका हो जाएगा कॉपर सल्फेट। इसको क्या बोलेंगे? कॉपर सल्फेट। तो जिंक जो है वो कॉपर से अधिक क्रियाशील है, तो जिंक यहाँ पर आ जाएगा कॉपर की जगह और कॉपर बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर जब जिंक आ जाएगा कॉपर की जगह तो बना देगा क्या? जिंक सल्फेट बना देगा और कॉपर बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो जिंक आया है और कॉपर को यहाँ से विस्थापित किया है, ठीक है, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे? विस्थापन अपक्रिया बोलेंगे। आगे आते हैं द्विविस्थापन अपक्रिया। देखिए, विस्थापन अपक्रिया को हम एकल विस्थापन भी बोल सकते हैं, क्योंकि विस्थापन में केवल क्या होता है, एक एलिमेंट दूसरे वाले को रिप्लेस कर देता है और दूसरा वाला साइड में निकल जाता है। बट द्विविस्थापन में ऐसा नहीं होता है। द्विविस्थापन में समझिए क्या होता है, द्विविस्थापन को हम लोग बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जब दो यौगिक आपस में अपक्रिया करके अपने आयनों का आदान प्रदान करते हैं तो उसको हम बोलते हैं द्विविस्थापन अपक्रिया। तो यहाँ देखिए Na2SO4 सोडियम सल्फेट तथा बेरियम क्लोराइड यहाँ पर है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, Ba इसकी जगह आ जाएगा, Na2 की जगह तो हो जाएगा बेरियम सल्फेट, और Na2 यहाँ पर आ जाएगा तो वो बना देगा सोडियम क्लोराइड। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये है बेरियम सल्फेट और यहाँ पर है सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पर रिएक्शन बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 आगे लग गए। यहाँ पर देखिए सोडियम कितनी बार है? 2 बार। यहाँ पर भी सोडियम कितनी बार है? 2 बार है। यहाँ पर ऑक्सीजन 4 बार है, यहाँ भी ऑक्सीजन 4 बार है। S 1 बार है सल्फर, तो यहाँ पर भी 1 बार है। बेरियम यहाँ 1 बार है, यहाँ भी 1 बार है। तो सब कुछ बैलेंस हो गया। क्लोरीन यहाँ पर 2 बार है, यहाँ पर भी 2 बार है, तो बैलेंस हो गया। ठीक है, तो आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि कितनी देखिए जो रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार हैं यानी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन वो सभी अच्छे से याद हो गए। सब संयोजन में 2 जुड़कर 1 बनाता है, ठीक है। फिर विघटन में क्या होता है, 1 टूटकर 2 चीज़ों में टूट जाता है, 1 यौगिक 2 चीज़ों में टूट जाता है। विस्थापन क्या है, विस्थापित कर देता है एक को दूसरे से। द्विविस्थापन में क्या होता है, एक दूसरे को रिप्लेस करते हैं, ये वाला इसको रिप्लेस करेगा, ये वाला इसकी जगह आ जाएगा, ठीक है। अब आइए समझते हैं ऑक्सीकरण एवं अपचयन, ठीक है। ऑक्सीकरण और अपचयन जिसको हम रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, मतलब एक ऐसे रिएक्शन जिसमें दोनों चीज़ें होती हैं, ऑक्सीकरण भी होता है और अपचयन भी होता है, उसको रेडॉक्स बोलते हैं। आइए समझते हैं क्या लिखा है। जब किसी अपक्रिया में एक पदार्थ इलेक्ट्रॉन खोकर ऑक्सीकरण करता है और दूसरा पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर अपचयन करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अपक्रिया बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए CuO मतलब कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, तो यहाँ पर CO देखिए यहाँ पर आ गया और H2O से रिएक्शन करके क्या बना दिया, H2O बना दिया। तो देखिए यहाँ पर CuO से क्या हुआ, ऑक्सीजन बाहर आ गया, ठीक है। जब ऑक्सीजन बाहर आ गया तो इसका मतलब है ये हो गया अपचयन, ठीक है। और यहाँ पर H2O के साथ में ऑक्सीजन जुड़ गया तो ये क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया, ठीक है। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन जुड़ता है। देखिए ऑक्सीडेशन आपको समझा दे रहा हूँ। ऑक्सीडेशन कैसे याद रखना, देखिए यहाँ पर O है तो इसमें O जुड़ेगा, मतलब ऑक्सीजन जुड़ेगा और हाइड्रोजन निकल जाएगा, ठीक है। ये क्या होगा, आपका ऐड हो जाएगा और हाइड्रोजन आपका क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ये बात आप ध्यान रखिए, ठीक है। और ऑक्सीडेशन और अपचयन को हम बोलते हैं रिडक्शन, क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं इसको। तो रिडक्शन में क्या होता है, हाइड्रोजन ऐड हो जाता है, हाइड्रोजन क्या हो जाता है, आपका ऐड हो जाता है, हाइड्रोजन जो है आपका ऐड हो जाता है और ऑक्सीजन क्या होता है, रिमूव हो जाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है द्रव्य संरक्षण का नियम, द्रव्य संरक्षण का नियम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हिंदी क्या है इसकी, किसी रासायनिक अपक्रिया में संपूर्ण अपक्रिया के दौरान पदार्थ ना तो उत्पन्न होता है और ना ही नष्ट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, द्रव्य संरक्षण का नियम। मतलब कि जो है यहाँ पर द्रव्य यानी मास जो है उसको क्या किया जा रहा है, उसको कंजर्व किया जा रहा है। उदाहरण देखिए Mg मतलब मैग्नीशियम जब ऑक्साइड से क्रिया करेगा तो क्या बना जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देगा।
तो किसी रासायनिक अपक्रिया में संपूर्ण अपक्रिया के दौरान पदार्थ ना तो उत्पन्न होता है और ना ही नष्ट हो रहा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ मैग्नीशियम है और यहाँ पर ऑक्सीजन है, तो ये क्या बना दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया। दोनों चीज़ें आपको जो पहले दिख रही हैं मैग्नीशियम ऑक्सीजन, वही बाद में भी दिख रही है मैग्नीशियम ऑक्सीजन। तो हिंदी क्या लिखा, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के कुल द्रव्यमान का योग मैग्नीशियम ऑक्साइड के बराबर होता है। ये बात आप ध्यान रखिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लिखा है जंग लगना, जिसको हम बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। जब लोहे की वस्तु जल और ऑक्सीजन के संपर्क में आती है तो उसमें जंग लग जाती है, ठीक है। रासायनिक समीकरण क्या है, Fe फिर O2 फिर H2O, तो ये बना देगा आपका Fe2O2.X H2O। ये किसका फार्मूला है, लोहे में जंग लगने का फार्मूला है, ठीक है। आइए, जंग से बचाव करने के उपाय क्या है। पहला है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन का मतलब क्या है, लोहे पर जिंक की परत चढ़ा देना, उसको हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। इसकी मदद से क्या होता है, हम जो है लोहे पर जंग लगने से बचा सकते हैं, या हम उसको रंग या पेंट करके जो है उसको बताया जा सकता है, या तेल या ग्रीस लगा कर भी बचाया जा सकता है। अब आइए समझते हैं रेंसिडिटी, जिसको हम विकृत गंधता भी बोलते हैं या रंजकता बोलते हैं। ये क्या होता है समझिए, जब वसा यानी कि फैट या तेल यानी कि ऑयल ऑक्सीजन के संपर्क में आकर खराब हो जाते हैं और दुर्गंध देने लगते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं, रंजकता बोलते हैं। रंजकता के बचाव, ये विकृत गंधता के नाम से भी पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। ये एंटीऑक्सीडेंट मिलाना, जैसे विटामिन सी, खाद्य पदार्थों का मतलब है खाने वाली चीज़ें, और एयर टाइट पैकिंग में रखना, खाद्य पदार्थों को ठंडी जगह पर रखना। आइए आगे समझते हैं। आगे क्या है, महत्वपूर्ण प्रतिक्रियाएं और उनके उत्पाद। देखिए पहले क्या है, अपक्रिया जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन करा जाएगा तो बनेगा जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। फिर क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट का विघटन। देखिए कैल्शियम कार्बोनेट का विघटन होगा तो टूटेगा, ये बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। फिर क्या है, कॉपर सल्फेट प्लस आयरन। कॉपर सल्फेट, देखिए यहाँ पर है कॉपर सल्फेट और आयरन, तो यहाँ पर देखिए आयरन लिखा हुआ है ये, और ये कॉपर सल्फेट। जब रिएक्शन करेगा तो क्या बन जाएगा, ये जब रिएक्शन करेंगे तो बनेंगे FeSO4। क्या बन जाएगा, FeSO4 प्लस Cu, ठीक है। FeSO4 का मतलब ये है कि आयरन सल्फेट या फेरिक सल्फेट भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। फेरस सल्फेट बोल सकते, फेरिक सल्फेट नहीं, फेरस सल्फेट। तो ये हो गया कॉपर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उष्माक्षेपी, ठीक है, और बोलते हैं उष्माशोषी, ठीक है। इसको बोलते हैं, अपक्रिया से आप क्या समझते हैं, ठीक है। इसकी इंग्लिश देखिए क्या होता है, उष्माशोषी की होती एंडोथर्मिक और उष्माक्षेपी की होती एक्जोथर्मिक, ठीक है। उदाहरण सही समझाना है, आई समझिए। उष्माक्षेपी और उष्माशोषी अपक्रियाएं रासायनिक अपक्रियाओं के दो प्रमुख प्रकार हैं जो उष्मा के आदान प्रदान पर आधारित और विभाजित किए जाते हैं। तो आइए एक एक समझते हैं। सबसे पहले आपका है उष्माक्षेपी अपक्रिया, जिसको हम बोलते हैं एक्जोथर्मिक रिएक्शन। इस प्रकार की अपक्रिया में उष्मा बाहर निकलती है, यानी वातावरण में ऊर्जा क्या होती है, मुक्त हो जाती है। इसका तात्पर्य यह है कि अपक्रिया के दौरान प्रोडक्ट्स अपकारकों यानी कि रिएक्टेंट्स से कब ऊर्जा धारण करते हैं और अतिरिक्त ऊर्जा उष्मा के रूप में बाहर निकाल देते हैं। जैसे आइए समझते हैं एक एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल है ज्वलन अपक्रिया, जिसको बोलते हैं कंबशन रिएक्शन। तो देखिए यहाँ से है कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस उष्मा बाहर निकल जाएगी। तो कोयला या लकड़ी जलाने पर उष्मा उत्पन्न होती है। देखिए कोयला में क्या पाया जाता है, कार्बन पाया जाता है, या लकड़ी, इसमें भी क्या पाया जाता है, कार्बन। और जब हम वायु में जलाएंगे तो उसमें क्या होगा, ऑक्सीजन होगा, तो वो बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और उसके साथ में उष्मा निकल जाएगी। आगे क्या लिखा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जलकर पानी बनाना। तो देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में जलते हैं तो क्या बनाते हैं, पानी बनाते हैं, और प्लस उष्मा निकलती है। इस अपक्रिया में उष्मा क्या होती है, उत्पन्न होती है। फिर आइए समझते हैं क्या है, लिखा न्यूक्लियर परमाणु संलयन और विखंडन अपक्रिया। पहले क्या है, उष्माशोषी अपक्रिया, ठीक है। ये उदाहरण के रूप में लिखा है, ठीक है, ये उदाहरण के रूप में लिखा है। न्यूक्लियर परमाणु संलयन और विखंडन में ये सब होता है, ठीक है, जो है इसमें उष्मा अवशोषित होती है और उष्मा निकलती। आइए देखिए उष्माशोषी अपक्रिया क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। इस प्रकार की अपक्रिया में उष्मा अवशोषित होती है, यानी अपक्रिया के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इन अपक्रियाओं में उत्पाद अभिकारकों की तुलना में अधिक ऊर्जा धारण करती है, जैसे फोटोसिंथेसिस। देखिए 6 टाइम्स क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, और 6 टाइम क्या है, जल, प्लस क्या है, सौर ऊर्जा। इस प्रक्रिया में पौधे सूर्य की ऊर्जा अवशोषित करते हैं। चूना पत्थर का तापीय अपघटन, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लाइमस्टोन। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट जब टूटेगा तो वो बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड।
इस अपक्रिया के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है। ठीक है, यहाँ देखिए अमोनिया क्लोराइड का जल में घुलना, देखिए यहाँ लिखा अमोनियम क्लोराइड, अमोनिया अलग चीज़ होती है। देखिए अमोनिया होता है NH3, ये ध्यान रखिए, और अमोनियम क्या होता है NH4, ये ध्यान रखिएगा। NH3 अमोनिया है और NH4 अमोनियम है। ये जल से क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, NH4 प्लस Cl-। ठीक है, इसमें पानी से ऊष्मा अवशोषित होती है जिससे घोल ठंडा हो जाता है। ठीक है, आइए निष्कर्ष समझते हैं इसका। निष्कर्ष क्या है, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया में ऊष्मा जो होती है वो मुक्त होती है यानी निकलती है, जिससे वातावरण क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। ऊष्माक्षेपी में ऊष्मा मुक्त होती है और वातावरण गर्म हो जाता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऊष्माशोषी में क्या होता है, ऊष्मा अवशोषित हो जाती है जिससे वातावरण क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। तो ऊष्माशोषी से वातावरण आपका ठंडा हो जाएगा और ऊष्माक्षेपी से आपका वातावरण गर्म हो जाएगा। आइए इसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपका है संक्षारण के उदाहरण। संक्षारण क्या है, देखिए लोहे पर जंग लगना, जिसको हम बोलेंगे रस्टिंग ऑफ आयरन। क्या बोलेंगे, रस्टिंग ऑफ आयरन। लिखा है जब लोहे का कोई सामान लंबे समय तक नमी और ऑक्सीजन के संपर्क में रहता है तो उस पर भूरे लाल रंग की परत बन जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जंग यानी कि रस्ट बोलते हैं। ठीक है, रासायनिक अपक्रिया क्या है, 4 टाइम्स Fe तथा 3 टाइम्स ऑक्सीजन प्लस 6 टाइम H2O, तो ये क्या बना देगा, FeOS का होल थ्राइस। ठीक है, और यहाँ पे यह आगे जाकर भूरे लाल जंग, जिसका फार्मूला ये है Fe2O3.X H2O में बदल जाता है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा है, तांबे की हरी परत, ग्रीन कोटिंग ऑफ कॉपर ऑन कॉपर। ठीक है, जब तांबे की सतह हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड और नमी से संपर्क करती है तो उस पर हरे रंग की परत बन जाती है। रासायनिक अपक्रिया क्या है, 2 टाइम्स कॉपर तथा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन तथा जल, तो ये बना देगा आपका क्या, देखिए CuCO3.CuOS2, तो ये बन गया कॉपर कार्बोनेट और यहाँ पर बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, ये प्लस आएगा। ठीक है, इंटू नहीं लगेगा। आगे आइए, देखिए क्या लिखा है, चांदी का काला पड़ना, टार्नेसिंग ऑफ सिल्वर। चांदी जब वायुमंडलीय सल्फर के संपर्क में आती है तो उसकी सतह पर काले रंग की परत जम जाती है। रासायनिक अपक्रिया क्या है, 2 टाइम्स सिल्वर तथा हाइड्रोजन सल्फाइड, H2S को बोलते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड, फिर यहाँ पर क्या है, सिल्वर सल्फाइड। ठीक है, Ag2S प्लस H2O लिखा है, चांदी का सल्फाइड, जिसको हम सिल्वर सल्फाइड भी बोल सकते हैं, काली परत के रूप में बनता है। आइए आगे लिखा है संक्षारण को रोकने के उपाय। संक्षारण से बचने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाते हैं, पेंटिंग और वर्निशिंग। लोहे की वस्तुओं पर पेंट या वर्निशिंग लगाने से हवा और नमी के संपर्क को रोका जा सकता है। फिर क्या लिखा है, गैल्वेनाइजेशन, लोहे की सतह पर जिंक की परत चढ़ाने से वह संक्षारण से बची रहती है। तेल और ग्रीस लगाना, ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग। लिखा है मशीनों और औजारों पर तेल या ग्रीस लगाने से नमी का प्रभाव कम हो जाता है। फिर लिखा है मिश्र धातु बनना, मिश्र धातु को इंग्लिश में बोलते हैं एलॉय, स्पेलिंग होती है ALLOY। ठीक है, एलॉय मतलब मिश्र धातु और S लगा दे तो क्या हो जाएगा, मिश्र धातु है। आइए समझते हैं, यहाँ लिखा है लोहे और क्रोमियम और निकल मिलाकर स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है। स्टेनलेस स्टील आपने कई बार सुना होगा, तो स्टेनलेस स्टील बनता किसका है, क्रोमियम और निकल का मिलकर बनाया जाता है, जो संक्षारण से मुक्त रहता है, जो संक्षारण से क्या होता है, मुक्त रहता है। आगे कैथोडिक सुरक्षा मतलब कैथोडिक प्रोटेक्शन, किसी धातु को अधिक सक्रिय धातु से जोड़ने से उसका संक्षारण रुक जाता है। निष्कर्ष समझते हैं, निष्कर्ष क्या है, संक्षारण एक हानिकारक प्रक्रिया है जो धातुओं को कमज़ोर कर देती है। संक्षारण को रोकने के लिए विभिन्न उपाय अपनाए जाते हैं, जैसे कि रंग लगाना, गैल्वेनाइजेशन और मिश्र धातु बनाना। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, अपघटन की परिभाषा दीजिए और अपघटन की प्रक्रिया एवं उत्पादों की व्याख्या कीजिए। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए क्या लिखा है, अपघटन की परिभाषा, डिफिनीशन ऑफ डिकम्पोजिशन। जब कोई यौगिक यानी कंपाउंड रासायनिक अपक्रिया के द्वारा 2 या अधिक सरल पदार्थों में टूट जाता है
तो इस प्रक्रिया को अपघटन यानी डीकम्पोजिशन कहते हैं। इस अपक्रिया में एक जटिल पदार्थ छोटे छोटे सरल पदार्थों में बदल जाता है। सामान्य रूप क्या है, देखिए ए बी है, ये टूटेगा किस में, ए प्लस बी में टूट जाएगा, ए प्लस बी में टूट जाएगा, जहाँ ए बी एक यौगिक है जो अपघटन के बाद ए और बी में बदल जाता है। ठीक है, कोई भी यौगिक जैसे यहाँ टूट रहा है, ठीक है, उसको बोलते हैं अपघटन, आगे पढ़ ही चुके हैं। अपघटन की प्रक्रिया समझते हैं। अपघटन की प्रक्रिया यानी प्रोसेस ऑफ डीकम्पोजिशन। अपघटन अपक्रिया विभिन्न प्रकार की हो सकती है जो ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत के प्रभाव से होती है। लिखा है ऊष्मीय अपघटन, थर्मल डीकम्पोजिशन। जब किसी यौगिक का अपघटन यानी कि ऊष्मा हीट की उपस्थिति में होता है तो इसे ऊष्मीय अपघटन कहते हैं। उदाहरण कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन। देखिए कैल्शियम कार्बोनेट के साथ अगर इसको गर्म किया जाएगा तो ये कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा। क्या लिखा है, जिसमें चूना पत्थर को क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को गर्म करने पर क्रिकलाइम मतलब CaO, क्रिकलाइम यानी कि क्रिकलाइम जो है इसको बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को बोलते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। फिर क्या लिखा है, प्रकाशीय अपघटन, जिसको हम बोलते हैं फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। लिखा है जब किसी यौगिक का अपघटन प्रकाश की उपस्थिति में होता है तो इसे प्रकाशीय अपघटन कहते हैं। उदाहरण चांदी ब्रोमाइड, जिसको हम सिल्वर ब्रोमाइड बोलते हैं, AgBr है। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा है 2 टाइम्स AgBr, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये 2 टाइम्स Ag में टूट जाएगा और Br2 में टूट जाएगा, यानी कि ब्रोमीन। लिखा क्या है, यह अपक्रिया फोटोग्राफी में उपयोग होती है जहाँ सिल्वर ब्रोमाइड सूर्य के प्रकाश से अपघटित होकर चांदी और ब्रोमीन गैस बनाता है। फिर आइए क्या है, विद्युत अपघटन, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन। जब किसी यौगिक का अपघटन विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित करने पर होता है तो इसे विद्युत अपघटन कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, विद्युत अपघटन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, विद्युत अपघटन कहते हैं। लिखा है जल का विद्युत अपघटन, जिसको हम इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर बोलते हैं। देखिए यहाँ पर जल में अगर इलेक्ट्रिसिटी डाल दिया जाए तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाएगी। इसमें जल का विद्युत प्रवाहित कर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में विभाजित हो जाती है। यानी कि अगर हम पानी में क्या कर दें, विद्युत प्रवाहित करा दें, इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित कर दें, तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में डिकम्पोज हो जाएगी, जो है टूट जाएगी। फिर क्या लिखा है, अपघटन अपक्रिया के उत्पाद, प्रोडक्ट्स ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ब्रोमीन आदि गैसें अपघटन के दौरान उत्पन्न हो सकती हैं। धातु मेटल्स, चांदी का निर्माण AgBr के अपघटन से हो सकता है। मतलब कि देखिए AgBr मतलब सिल्वर ब्रोमाइड से क्या होगा, सिल्वर ब्रोमाइड जब टूटेगा तो यहाँ से क्या बन जाएगा, सिल्वर बन जाएगा आपका। ऑक्साइड्स जैसे CO, जिसको हम क्रिकलाइम बोलते हैं, ये कैल्शियम कार्बोनेट के अपघटन से बनता है। निष्कर्ष आइए समझते हैं क्या है। निष्कर्ष इसका ये है, अपघटन एक महत्वपूर्ण रासायनिक अपक्रिया है जिसमें एक जटिल पदार्थ सरल पदार्थों में विभाजित हो जाता है या ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत के प्रभाव से हो सकता है और इसके उत्पाद गैसें, धातुएं या ऑक्साइड हो सकते हैं। दोस्तों इस चैप्टर यानी कि रासायनिक अपक्रिया, आइए हम लोग चैप्टर का नाम हम लोग ऊपर पढ़ते हैं। चैप्टर का नाम क्या है भाई, देखिए रासायनिक अपक्रियाएं एवं समीकरण। इस चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे उन सभी को मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ आप इसकी नोट्स बना के बार बार रिवाइज करेंगे। जो नहीं समझ में आएगा आप कमेंट करके हमको बताएंगे, उस टॉपिक से रिलेटेड मैं दोबारा कोई नया तरीके से आपको समझाने का प्रयास करूँगा। आप इसी तरीके से हमारे चैनल पर बने रहिए। केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स, मैथ, ठीक है, और इंग्लिश की वीडियो इस पर रेगुलर अपलोड होती है। आप जो है अगर चैनल पे बने रहेंगे तो आप मानिए कि हाई स्कूल बोर्ड की तैयारी आपकी बहुत बेहतरीन तरीके से हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच।